बेस्ट कार्टून स्टोरीज। भूपेन की जमीन बंजर पड़ी हुई थी। 3 साल से कोई फसल नहीं उग रही थी और भूपेन का परिवार भूखे रहते रहते मरने की कगार पर आ गया था। अब क्या होगा सरला? बाप दादा की जमीन है, बरसों से इसी जमीन पर खेती बाड़ी करके पेट पाल रहे हैं। इस जमीन को बेच भी तो नहीं सकते। खरीदेगा भी कौन? ऐसी बंजर जमीन खरीद कर कोई करेगा भी क्या? अब कोई उपाय नहीं है, हमें मरना ही होगा, भूखे पेट मरना होगा। सरला और भूपेन रोते रहे। जिस जमीन ने भूपेन के बाप दादा को पाला है, आज वही जमीन भूपेन की मृत्यु का कारण बनने वाली है। भूपेन और सरला की 3 छोटी बेटियां बहुत समझदार और अक्लमंद हैं। भूपेन की बड़ी बेटी सीता, वो अपनी दोनों बहनों से कहती है, बापू और माँ बहुत परेशान हैं, हमें खाना नहीं मिल रहा है। तो फिर अब क्या होगा दीदी? हमें खाना कौन देगा? मुझे नहीं पता है बहन, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, हमें तैयार रहना होगा। मैंने 1 साल से एक भी अंडा नहीं खाया है, मुझे अंडा बहुत पसंद है। यहाँ सूखे चावल नहीं मिल रहे हैं और तुझे अंडे की पड़ी है। सीता समझ गई थी कि कुछ बुरा होने वाला है। भूपेन इन 3 सालों में बहुत सारे लोगों से बहुत सारा पैसा उधार ले चुका था। वो लोग अब भूपेन को धमकाने लगे थे। 2-3 दिन पहले एक सेठ ने भूपेन से कहा था, ए भूपेन, मेरा पैसा कब लौटाएगा रे? लौटा दूंगा मालिक, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। समय तो 3 सालों से दे रहा हूँ, और कितना समय चाहिए तुझे है? मालिक क्या करूं मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, खेत में कुछ उग नहीं रहा है। तो मैं क्या करूं? अगले 3 दिनों में पैसा नहीं मिला तो मैं तेरी बेटियों को उठा कर ले जाऊंगा। भूपेन डर गया और आज 3 दिन पूरे हुए। सीता, गीता और नीता रात को सो गईं, लेकिन भूपेन और सरला को नींद नहीं आई। देर रात को सेठ अपने लोगों को लेकर भूपेन के घर के बाहर आ गया। भूपेन, बाहर निकल, आज तो एक फैसला होकर ही रहेगा। भूपेन सरला के साथ बाहर आया और सेठ का पैर पकड़ लिया। दया कीजिए मालिक, मेरी बच्चियों को छोड़ दीजिए। मालिक हम आपके पैर पकड़ते हैं, हमारी बेटियों को अगवा मत कीजिए। तो फिर बेटियों के बदले मुझे तुम दोनों की जान लेनी होगी और इस घर पे कब्जा भी करना होगा। भूपेन और सरला को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो दोनों जान देने के लिए तैयार हो गए। अपनी बेटियों को बचाने के लिए उन दोनों ने जान दे दी। सेठ ने दोनों को मार डाला। तीनों बेटियों की नींद खुल गई और वो बाहर आई। माँ माँ, बापू, क्या हुआ आप लोगों को? बात कीजिए, कुछ तो बोलिए। सेठ ने तीनों बेटियों को ठीक से रोने भी नहीं दिया। उसने तीनों से कहा, तुम्हारे माता पिता नल्ले थे, नालायक थे, मेरे पैसे नहीं लौटा पाए, इसीलिए उन्हें मारना पड़ा। आज से ये मेरा घर है, तुम तीनों यहाँ नहीं रह सकते, भागो यहाँ से। सेठ ने तीनों को भगा दिया। उन तीनों बहनों ने मिलकर अपने माता पिता का शव उठाया और उस बंजर जमीन पर ले जाकर दोनों शवों को रख दिया। अब क्या करे दीदी, माँ बापू भी चले गए, उनका अंतिम संस्कार करने का भी पैसा नहीं है। दोनों के शवों को दफनाना पड़ेगा। यहाँ दफनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो दोनों हमारे साथ ही है। तीनों ने गड्ढा खोला और अपने माता पिता के शवों को दफना दिया और उन तीनों ने रोते हुए पूरी रात वहीं पर बिता दी। अगले दिन उन तीनों ने आसपास के पेड़ों से सूखे डाल और पत्ते काटकर अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। झोपड़ी बनाते बनाते शाम हो गई। पूरे दिन में उन लोगों को खाना नहीं मिला। नीता सबसे छोटी थी, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे बहुत भूख लग रही है दीदी, मुझे अंडा खाना है। चुप हो जा बहन, यहाँ अंडा कहाँ से मिलेगा? रुक जा, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। सीता गांव की दुकान में जाकर खाना मांगने लगी। चाचा खाने के लिए कुछ दे दो ना, बाद में पैसा दे दूंगी। दुकानदार ने कहा, नहीं, अभी पैसा देना होगा, तेरे माँ बाप तो नहीं रहे, वैसे ही इस दुकान में बहुत उधारी है तेरे बाप की। दुकानदार ने खाना नहीं दिया। सीता गांव के लोगों से खाना मांगने लगी, लेकिन उन लोगों ने कहा, सेठ ने तुम तीनों को खाना देने से मना कर दिया है। अब हम सेठ की बात को तो ठुकरा नहीं सकते हैं ना, हमें मरना नहीं है तेरे माँ बाप की तरह, भाग जा यहाँ से। सीता खाली हाथ झोपड़ी में लौट आई। दीदी, कुछ भी नहीं मिला। नहीं बहन, आज भी भूखे पेट सोना होगा। वो तीनों झोपड़ी में सो गए। रात को बारिश शुरू हो गई और मिट्टी गीली हो गई। सुबह तक बारिश रुक भी गई। सीता झोपड़ी से बाहर निकली और देखा उस बंजर जमीन पर एक हरा सा पेड़ उगा है। अरे गीता, नीता, जल्दी बाहर आओ, इस जमीन पर कुछ उगा है।
बाहर आओ। ये सुनकर गीता और नीता बाहर आई और उन लोगों ने देखा उस पेड़ पर एक सफेद सा कुछ है। पास जाने के बाद उन लोगों को पता चला कि वो अंडा है। एक नहीं, उस पेड़ पर 3 अंडे उगे हैं। अरे वाह, अंडा अंडा खाऊंगी मैं। तीनों के पास तब ज्यादा सोचने की शक्ति नहीं थी। तीनों ने अंडा उठाया और खा लिया। अगले दिन तीनों ने देखा उस खेत में एक नहीं 10-10 पेड़ हैं और सभी पेड़ों पर 3-3 अंडे उगे हुए हैं। दीदी, इतने सारे अंडों के पेड़ कहाँ से आ रहे हैं और उसमें अंडा क्यों उग रहा है? पता नहीं गीता, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे माँ बापू की देन है। जमीन के नीचे वो दोनों सोए हुए हैं और उनकी हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस है। अंडों में भी यही दोनों चीज होती हैं। तो इसका मतलब माँ बापू मरने के बाद भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, खाना देकर हमें जिंदा रख रहे हैं। इस तरह से हर दिन अंडों के पेड़ बढ़ते ही गए और पूरी जमीन पर पेड़ ही पेड़ हो गए। सभी पेड़ों में अंडे उगने लगे और उन अंडों को बेचकर तीनों बेटियों के पास बहुत पैसे आ गए। उन तीनों ने सेठ को पैसा देकर अपना पुराना घर छुड़वा लिया और वहां एक अच्छा घर बनवा लिया। लेकिन सेठ को ये बात अच्छी नहीं लगी। इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? सेठ, सुना है ये लोग अंडे की खेती करते हैं। अंडे की खेती? मुझे देखना पड़ेगा। सेठ चुपके से रात को उस खेत में गया और देखा कि ढेर सारे पेड़ों पर अंडे उगे हुए हैं। सेठ लालच में आ गया और एक पेड़ से एक अंडा उठा लिया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सारे पेड़ों ने मिलकर उन्हें जकड़ लिया। अरे 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 ये क्या अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे अरे अंडे का पेड़ खा गया रे भैया। लेकिन उन्हें बचाने कोई नहीं आया। पेड़ों ने सेठ को जमीन के अंदर ले लिया। सेठ की मौत हो गई। सीता, गीता और नीता को इंसाफ भी मिल गया और बंजर खेतों में अंडे की खेती करके वो तीनों बहुत अमीर हो गए और गरीबों की सेवा करने लगे। मुंबई शहर में विजया नाम की एक गरीब विधवा अपनी बेटी राधा के साथ रहती थी। विजया इडली का ठेला लगाती थी। सुबह से शाम तक विजया इडली के ठेले पर मेहनत करती थी। विजया की इडली दूर दूर से लोग खाने आते। इसका भी कारण था। विजया 10 रुपए प्लेट बेचती थी, इसीलिए लोगों को उसकी इडली के दाम बहुत सस्ते लगते थे। विजया बहन, एक प्लेट इडली देना। अभी बनाती हूँ भाई साहब। कुछ भी कहो विजया बहन, तुम्हारी इडली बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और दाम भी तुमने बहुत सस्ते रखे हुए हैं। अमीर हो या गरीब, हर कोई तुम्हारी इडली खरीद कर खा सकता है। हाँ भाई साहब, मैंने गरीबी में दिन गुजारे हैं, मैं जानती हूँ भूख की कीमत। माँ, वो दादाजी आ गए। राधा बिटिया तो मुझे दूर से ही पहचान लेती है। हाँ बाबूजी, आपको इतना समय हो गया हमारे ठेले पर आते, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब आप मेरे ठेले से इडली खाकर ना जाएं। विजया बेटी, तुम्हारे हाथ की इडली खाने की आदत हो गई है। इडली खाकर मेरा पेट इतना भर जाता है कि आराम से पूरा दिन निकाल देता हूँ। हाँ अच्छा बाबूजी, आप कह रहे थे आपके किराएदार घर खाली करके जाने वाले हैं। अभी कहाँ गए हैं? कई बार उन्हें कह चुका हूँ घर खाली कर दो, खाली कर दो, पर वो करते ही नहीं है। सारा दिन शोर मचाते रहते हैं। उनके घर में कोई न कोई पार्टी चलती रहती है। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं इन किराएदारों से। विजया अभी बूढ़े व्यक्ति को इडली दे ही रही थी कि अचानक वहाँ एक गुंडा आ जाता है। देख विजया, तूने मुझे इस हफ्ते भी किराया नहीं दिया। ये ठेला जिस जगह खड़ा है, ये एरिया मेरा है। 2 महीने के तेरे 5,000 रुपए बनते हैं। 1 हफ्ते का समय देकर जा रहा हूँ, मुझे 5,000 रुपए दे देना, नहीं तो ये ठेला और सारा सामान उठाकर फेंक दूंगा। दिलावर भाई, ऐसा मत कहो। मैं 1 हफ्ते में 5,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? बड़ी मुश्किल से तो घर का गुजारा चला पाती हूँ। कहीं से भी ला, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ मुझे हर दुकान वाला पैसे देता है और तुमने मुझे पिछले 2 महीने से कुछ भी नहीं पकड़ाया है। अब पूरे 5,000 रुपए लेकर ही मानूंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं अगले हफ्ते आऊंगा। दिलावर नाम का गुंडा विजया को धमकी देकर चला जाता है। अब ये गुंडा कौन था बेटी, जो तुमसे इस तरह से बात कर रहा था? बाबूजी, ये इस एरिया का गुंडा है। ये सभी दुकानदारों से महीने के पैसे लेता है और कोई ना दे तो जबरदस्ती करके उससे पैसे छीन कर ले जाता है और अगर कोई पुलिस को खबर करनी चाहे तो उसकी सारी दुकान और सामान तोड़ देता है। इसीलिए यहाँ पर इस दिलावर के खिलाफ कोई भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बेटी, मैं कुछ सहायता कर सकूं तो
नहीं नहीं बाबूजी, आपने इतना कह दिया यही काफी है। बेचारी विजया परेशान हो जाती है। वो उस बूढ़े व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बूढ़े व्यक्ति की मदद लेने से इनकार कर देती है। 2 दिन बीत जाते हैं। विजया परेशान हो रही थी। माँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? राधा, कुछ दिनों बाद दिलावर पैसे लेने आ जाएगा। मैं कहाँ से दूंगी? मेरे पास सिर्फ 900 रुपए ही जुड़े हैं। अब क्या होगा? माँ, आप कहाँ से पैसे लाओगी? देखती हूँ, वो बाबूजी उस दिन कह रहे थे। मैं सोच रही हूँ अगर मैं बाबूजी से उधार पैसे लेकर दिलावर को दे देती हूँ तो मैं बाबूजी के पैसे थोड़े थोड़े करके चुका दूंगी। कम से कम दिलावर जैसे गुंडे से पीछा तो छूट जाएगा। हाँ माँ, बाबूजी तो बहुत अच्छे हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। विजया ठेला लेकर बाजार पहुंचती है। पूरा दिन बीत जाता है पर वह बूढ़ा व्यक्ति इडली खाने ठेले पर नहीं आता। माँ, बाबूजी तो आज इडली खाने के लिए आए ही नहीं। अब क्या करोगी? पता नहीं, बाबूजी पिछले 2 दिन से आ ही नहीं रहे हैं। वो तो कभी ऐसा नहीं होता कि इडली खाने ना आए। कुछ तो बात है, शायद तबीयत ठीक ना हो, इस वजह से ना रहे हो। विजया को लग रहा था कि बूढ़े व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शायद वो इडली खाने नहीं आए हैं। पर जब 6 दिन बीत जाते हैं तब विजया को भी चिंता होने लगती है। दिलावर कल अपने पैसे लेने आ जाएगा। मेरे पास कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ है। बड़ी मुश्किल से सिर्फ 2500 रुपए ही जोड़ पाई हूँ। मैं क्या करूँ भगवान, समझ नहीं आ रहा। अगर वो बाबूजी आ जाते तो मैं उनसे कुछ मदद मांग लेती, पर वो भी नहीं आ रहे हैं। राधा, बाबूजी तुम्हें बता रहे थे कि वो कहाँ रहते हैं? तुमने एक बार उनसे पूछा था ना? हाँ माँ, वो बता रहे थे कि काली माँ का बड़ा मंदिर जो है उसके बगल वाली गली में ही फ्लैट में रहते हैं। एक काम करते हैं राधा, वापसी में घर जाते हुए हम उनसे एक बार मिल लेते हैं। शायद वो हमारी थोड़ी मदद कर दे, वरना कल दिलावर आकर मेरा पूरा ठेला उजाड़ देगा। रात को अपना काम निपटाकर विजया राधा के साथ बूढ़े व्यक्ति के घर की ओर चल पड़ती है और बूढ़े व्यक्ति का नाम पूछते हुए वो उनके फ्लैट पर पहुंचती है और घंटी बजाती है। कौन हो? किससे मिलना है? जी, यहाँ पर रतन लाल जी रहते हैं, मुझे उन बाबूजी से मिलना था। वो अब यहाँ नहीं रहते, वो ये घर हमें बेचकर अपने गाँव चले गए हैं। पर बाबूजी अचानक गाँव? मुझे इतनी कहानी नहीं पता, उन्हें पैसों की जरूरत थी, ये घर हमें बेचकर चले गए। ए लड़की, वहाँ खिड़की में क्या झांक रही है? चली धरा, चली जाओ यहाँ से, बेकार में मेरा टाइम खराब मत करो। विजया वहाँ से निराश होकर चली जाती है। रास्ते में, माँ, मुझे लगता है वो आंटी झूठ बोल रही हैं। दादाजी अंदर कमरे में ही हैं। मुझे खिड़की से उनकी झलक दिखाई दी थी। क्या? ये तो क्या कह रही है राधा? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ, दादाजी मुझे दिखाई दिए थे। विजया पूरी रात सो नहीं पाती। वो सुबह सुबह पुलिस स्टेशन पहुँचती है और सारी बात पुलिस को बताती है। देखो, तुम्हारे कहने पर हम चल तो रहे हैं, पर अगर वहाँ कोई नहीं मिला तो तुम्हारे लिए भी परेशानी होगी। हाँ, तुम्हारे कहने पर हमने सब जगह देख लिया। सॉरी मैम, हमने आपको परेशान किया। इंस्पेक्टर साहब, आप इस गरीब औरत पर विश्वास कर रहे हैं। पता नहीं ये लोग थोड़ा बहुत ग्राहक के साथ घुल मिल क्या जाते हैं, उसके घर तक ही पहुंच जाते हैं। इस औरत को मैंने पहले ही कह दिया कि हमने ये मकान खरीद लिया है और अब जो यहाँ बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे वो अपने गाँव चले गए हैं। विजया अपना इडली का ठेला लेकर काम पर आ जाती है। वो अभी बूढ़े व्यक्ति के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक दिलावर आ जाता है। ना, जल्दी से मेरे 5000 रुपए निकाल। दिलावर भाई, मेरे पास ये 2500 रुपए ही हैं। अभी आप ये ले लो, मैं कुछ दिनों तक बाकी के पैसे दे दूंगी। मैंने पहले ही बोल दिया था, मुझे पूरे पैसे चाहिए। लड़कों, चलो सब मिलकर इसका ठेला तोड़ दो और सामान उठाकर फेंक दो। दिलावर भाई, ऐसा मत करो, मेरी रोजी रोटी इस इडली के ठेले से ही चलती है। दिलावर विजया की एक बात नहीं सुनता और सारा ठेला और सामान तोड़कर चला जाता है। विजया फूट फूट कर रो पड़ती है। तभी उसकी नजर उसी औरत पर पड़ती है जो बूढ़े व्यक्ति के घर में रह रही थी। ये तो वही महिला है, शायद अपने पति के साथ है, पर ये मोटी रस्सी क्यों खरीद रही है? मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। मुझे एक बार फिर से बाबूजी के घर जाना होगा। विजया उन दोनों पति पत्नी का पीछा करते हुए बूढ़े व्यक्ति के घर तक पहुँचती है। सुनो जी, आज इस बूढ़े का काम तमाम ही कर देंगे। इसे रस्सी में बांधकर गाड़ी में ले चलते हैं और किसी नदी में फेंक देंगे। फिर ये घर और जायदाद हमारी हो जाएगी। हे भगवान, ये दोनों बाबूजी को मार देंगे। मुझे कुछ करना होगा। देखो जी, मैं तुम्हारे कहने पर पहले भी एक बार उनके घर जा चुका हूँ। अब बार बार जाते हुए हमारे ऊपर भी बात आती है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ, वो लोग बाबूजी को मार देंगे। बस एक बार और मेरे साथ चल लीजिए, फिर मैं आपको कभी नहीं कहूँगी। इंस्पेक्टर विजया के साथ जब बूढ़े व्यक्ति के घर पहुँचता है तो वो उन पति पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लेता है। गिरफ्तार कर लो इन दोनों पति पत्नी को। विजया बेटी, ये दोनों मेरे किराएदार हैं। मैंने तुम्हें बताया था, ये बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं। मैंने जब इनसे अपना मकान खाली करने के लिए कहा तो इन्होंने मुझे बांधकर कमरे में बंद कर दिया। पिछले 1 हफ्ते से मैं कमरे में कैद हूँ। आज तुमने मेरी जान बचा ली बेटी।
दादाजी आपको पता है दिलावर ने हमारा सारा ठेला तोड़ दिया, सारा सामान भी फेंक दिया। बाबूजी आप ठीक है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। विजया बेटी, आज तुमने मेरी मदद की है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें एक होटल खोल कर दे सकता हूँ। तुम राधा बिटिया को पढ़ा लिखा कर बड़ा करो, अपने खाने के व्यापार को आगे बढ़ाओ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर मैं तुम दोनों के काम आ सका तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। हाँ बेटा। बूढ़े व्यक्ति की मदद से विजया साउथ इंडियन होटल खोल लेती है, पर वो अभी भी पहले की तरह सस्ती थाली ही बेचती थी ताकि कोई भी गरीब आसानी से थाली खरीद कर खा सके। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके।